तो आप सभी बच्चों को पता है कि आपके एग्ज़ामिनेशंस बहुत नज़दीक आ चुके हैं। यही 2 या 3 दिन के बाद आप सभी बच्चों के एग्ज़ामिनेशंस होने जा रहे हैं। तो गाइज़ ये बात मुझे पता है कि आप सभी बच्चे अभी स्ट्रेस में होंगे, बहुत परेशान होंगे। तो गाइज़ ये वीडियो मैं इसीलिए बनाने जा रहा हूँ कि ताकि आपका जो सारा स्ट्रेस है, आपकी परेशानी वो सारी कम हो जाए। हम आपको ये बता सकें कि एग्जामिनेशन हॉल में अपना एटीट्यूड बहुत अच्छा कैसे रखना है और जो पेपर है वो अच्छे से राइट वे में अटेम्प्ट कैसे करना है। तो गाइज इस वीडियो में हम कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत बेनिफिशियल होंगी आपके लिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो जैसा कि हमने बोला था आपसे कि हम इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बोलेंगे जिसकी वजह से आप एग्जामिनेशन हॉल में जो पेपर है वो आराम से विदाउट एनी स्ट्रेस अटेम्प्ट करो। तो टिप नंबर फर्स्ट क्या है? तो टिप नंबर फर्स्ट ये है कि स्टे रिलैक्स्ड। ये अपने दिमाग में फिक्स करके रखो कि हमें रिलैक्स्ड रहना है, राइट? तो अब वो रिलैक्स्ड आप कैसे रहोगे? तो जैसे ही आप घर से एग्जामिनेशन हॉल की तरफ निकलते हो तो आप ये सोचते हो कि भाई मैंने चैप्टर नंबर 5 से ये वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा, चैप्टर नंबर 6 से लॉन्ग टाइप थे वो मैंने याद नहीं करे, ऐसा ही कुछ, ये डेरिवेशन नहीं की, वो नहीं किया, ये नहीं किया। तो वो ये टाइम नहीं होता है सोचने का कि आपने वो नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। तो उससे आपका जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी जो आपने छोड़ दिया, समझो छोड़ दिया। ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि जो आपसे छूट गया वही एग्ज़ाम में आए, ये तो ज़रूरी नहीं है। फजूल में अपने दिमाग को परेशान क्यों करना है, अपने आप को परेशान क्यों करना है? तो एग्जाम्पल लेते हैं कि आप अपने घर वालों के साथ कहीं ट्रिप पे गए। तो जो आपका घर है वहाँ पे आपने लॉक रखा और जो चाबी है वो आपके पास घर वालों ने रखी। तो जब आप वहाँ गए ट्रिप पे तो वहाँ पे कुछ मिसहैपनिंग होगी, वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जिससे आपको टेंशन हुआ हो। तो जब आप घर वापस आओगे तो जो आपने टेंशन लिया होगा, अब आप जैसे ही घर पहुँचोगे तो अब आपके फैमिली मेम्बर्स आपको बोलेंगे कि घर का लॉक खोल दो। तो आप चाबी ढूंढोगे, यहाँ ढूंढोगे, यहाँ ढूंढोगे, बहन से बोलोगे कि चाबी कहाँ है, पापा से बोलोगे कि चाबी कहाँ है। तो जो आपने स्ट्रेस लिया था उसकी वजह से आप चाबी ही नहीं ढूंढ पाओगे। तो जब आप एंड में देखोगे चाबी थी कहाँ पे, वो जेब में ही थी। तो ऐसा कुछ होता है जब आप कोई स्ट्रेस लेते हो। और एक चीज़ है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाते हो तो स्ट्रेस कैसे पैदा होता है। तो वो चीज़ है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में लेट पहुंचते हो, डोंट एवर बी लेट इन एग्जामिनेशन हॉल, राइट? तो वैसे ही आपके पास एग्जाम में यही 2.5 से 3 घंटे होते हैं। जब आप लेट जाओगे तो वहाँ पे टाइम आपका पहले ही कंज्यूम हो गया होगा। तो उसकी वजह से भी बहुत स्ट्रेस आपको हो जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। तो गाइज मेरी एक बात याद रखना कि एग्जामिनेशन हॉल में हमेशा टाइम से पहले पहुंचना। अगर 12 बजे पहुंचना है तो आप 11 ही बजे पहुंचना। तो उससे क्या होता है, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत कम होता है क्योंकि आप टाइम से पहले ही पहुंच गए होते हो एग्जामिनेशन हॉल में और टाइम भी आपको बराबर मिलता है। और एक चीज़ है जिससे आप स्ट्रेस कम कर सकते हो कि आप अपनी एक वाटर बोतल साथ में रखा करें और कोई भी खाने की चीज़ आप साथ रखा करें ताकि जब भी आप स्ट्रेस फील करो तो आप उस समय कुछ खा लो, पी लो, तो उससे एनर्जी अंदर जाएगी और पॉजिटिव चीज़ें ही बाहर आएंगी, राइट? तो दूसरी टिप ये है कि जब भी आपके पास पेपर आए तो उसको एनालाइज करो। तो उसका मतलब क्या है कि जब भी आप पेपर को देखो तो उसमें देखो कि मुझे कौन सा सवाल आता है, कौन सा नहीं आता। पहले वो सवाल करो जिसमें ज़्यादा मार्क्स हो और जो आपका स्ट्रांग हो। या कोई बच्चा ऐसा करता है कि वो पहले वो सवाल करता है जिसमें 1-1, 2-2 मार्क्स होते हैं, उसमें क्या करता है कि बड़े बड़े आंसर्स लिखता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक तो उसका टाइम भी बहुत कंज्यूम होता है और जो टेंशन है वो भी बहुत बिल्डअप होता है। तो 2 चीज़ें होंगी अगर आप ऐसा कुछ करोगे कि 1-1 मार्क्स या 2-2 मार्क्स के सवाल में बड़े बड़े आंसर्स लिखोगे। एक तो आपका टाइम बहुत जाएगा और आपका जो टेंशन है वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप होगा। तो वो कैसे होगा कि जब आप उनमें बड़े बड़े आंसर्स लिखोगे तो उसके बाद जो आपकी एनर्जी है वो भी ख़त्म हो चुकी होगी और टाइम भी बहुत कम रह गया होगा। तो जो बड़े बड़े सवाल होते हैं जिनमें 5-5, 6-6 मार्क्स होते हैं तो आप उनमें भी फिर उतने ही आंसर्स लिखते हो जितने आपने उनमें 1-1, 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में
लिखे होते हैं। तो यही चीज है कि जब भी आपके पास पेपर आए एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप उसी टाइम माइंड मैप बनाओ कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन एंड में करना है, राइट। तो तीसरी बात हमारे पास ये है कि टाइम मैनेजमेंट। तो पहले ही आपने माइंड मैप बना लिया होगा कि कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा सेक्शन बाद में करना है। तो उसके बाद आता है हमारे पास टाइम कैसे मैनेज करें। तो आप ये पहले ही दिमाग में रखना कि जो क्वेश्चन है अगर उसके कम मार्क्स होंगे तो उसका मैं बड़ा आंसर नहीं लिखूंगा। जो बड़ा क्वेश्चन है उसमें मैं बड़ा आंसर लिखूंगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना कि जिसकी वजह से आपका बहुत टाइम ज़ाया हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं, उनको तो सारा पेपर आता होता है, लेकिन वो जब बाहर निकलते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो क्या कहते हैं कि इतने क्वेश्चन छूट गए, 2 क्वेश्चन छूट गए, 3 क्वेश्चन छूट गए। वो किस वजह से छूटते हैं उनके, या तो वो बहुत बड़े आंसर्स लिख के आए होते हैं, या तो वो इस चीज़ में टाइम वेस्ट करते हैं कि अगर उनको बोले कोई कि यार मुझे दिखाओ कि इसका आंसर क्या है, कि वो दूसरों को भी आंसर्स दिखाने बैठते हैं, जिसकी वजह से उनका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो आप क्या करना, जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तो एक घड़ी साथ में रखना, जिसकी वजह से आपको ये दिमाग में रहेगा कि अगर मैं ये क्वेश्चन करूँगा तो मुझे 5 मिनट देने हैं या 10 मिनट देने हैं इस क्वेश्चन में। तो उसकी वजह से आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पूछते हैं कि लेंथ ऑफ आंसर क्या रखी जाए। तो मैं इस बात का जवाब खाली एक सेंटेंस में दूंगा कि लेंथ ऑफ आंसर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मार्क्स। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है और उस पे लिखा है कि इट कंटेन्स 5 मार्क्स, राइट, तो ये दिमाग में रख लेना कि एग्जामिनर चाहता है कि आप इस क्वेश्चन का थोड़ा सा बड़ा आंसर लिखें, जिसमें आप ग्राफ भी बनाएं या डायग्राम भी बनाएं अगर ज़रूरत हुआ तो ये ऐसे आपको आंसर देना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 1-1, 2-2 मार्क्स के सवाल होते हैं तब भी लिख रहे होते हैं, जो उनको दिमाग में आए वो लिख रहे होते हैं। ऐसा करो कि पहले सोचो कि लिखना क्या है, उसके बाद स्टार्ट करो लिखना। पहले सोचना पड़ता है कि मुझे लिखना क्या है, ये नहीं डायरेक्ट मैं लिख लूँ फिर सोचूं। पहले सोचो कि मुझे लिखना क्या है, उसके बाद नोट डाउन करो और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, देखो मार्क्स कितने हैं, उसी के हिसाब से आंसर भी लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, उसमें तो कभी कभी एक वर्ड भी काम कर जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उसमें भी 1-1 पैराग्राफ लिख बैठते हैं। तो यही है कि लेंथ ऑफ आंसर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मार्क्स। तो अब जो हमारे पास टिप है वो है वे ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चंस। तो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि जो जैसा आंसर लिखना होता है वैसा नहीं लिखते, बल्कि कुछ और ही लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा हो स्टेट योर ऑब्जर्वेशन, तो वो क्या लिखते हैं, तो वो वहाँ पे सारा कुछ लिखते हैं, मतलब लॉज वॉज जो भी है वो वहाँ पे लिख के छोड़ देते हैं। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन, मतलब तो अगर आपको दिख रहा है कि अगर वहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है, आपको बस वही लिखना है कि प्रेसिपिटेट इज सीन। वो नहीं लिखना कि किसका बना, कैसे बना, खाली ऑब्जर्वेशन लिखनी है। ये नहीं कि जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आपको पता है कि वही लिख के क्वेश्चन को छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं करना। जैसे कि और क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डिफरेंस पूछी जाती है, तो बच्चों को ये पहले ही बताया जाता है कि अगर कोई भी डिफरेंस का सवाल आए तो उसको पैराग्राफ वाइज आंसर नहीं देना, बल्कि टेबुलर फॉर्म में आंसर देना है। टेबुलर फॉर्म क्या हो गया, वहाँ पे आप एक कॉलम बनाओगे, यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, यहाँ से एक पार्ट, यहाँ से एक पार्ट। तो उससे क्या है, जो एग्जामिनर है उस पे आप लोगों का अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप ऐसे ही करें, टेबुलर फॉर्म में जो डिफरेंस उसने पूछी थी वो रिप्रेजेंट करें कि ये है इन दोनों के बीच में डिफरेंस, और पेपर में ग्राफ बनाए, डायग्राम्स बनाया करें, और अच्छे से जो है ये डिफरेंस जो है वो टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया करें। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं। तो उसका मतलब क्या है, कोई भी क्वेश्चन होता है जिसमें कोई भी ऐसा वर्ड हो जो एग्जामिनर देखना चाहता है लेकिन आप वो लिख ही नहीं पाते, तो जो बाकी डेफिनेशन है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर वो एक वर्ड आप उस डेफिनेशन में डाल दें तो एग्जामिनर बस उसी वर्ड का वेट कर रहा होता है, क्या बच्चे ने ये वर्ड, ये टेक्निकल वर्ड लिखा है, तो उसके बाद वो आगे की, चाहे आपने 5
लाइंस लिखी हो या 6 लाइंस लिखी हो उसके बाद वो आंसर को चेक नहीं करता। तो ये चीज़ भी दिमाग में रखें, टेक्निकल पॉइंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ये जो टिप्स हैं ये आप ज़रूर फॉलो करना जब आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठो, तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। आपका जो स्ट्रेस है वो भी बहुत कम होगा और आई कैन से कि आपको कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा। आप टेंशन के बगैर ही एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देने जाओगे इंशाल्लाह। तो गाइज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो गाइज़ टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।